नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल और इस वक्त हमारे साथ हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। स्वागत है आपका। आखिरकार संसद ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पास कर दिया, लेकिन कई सारे जुडिशरी के जो बड़े बड़े नाम हैं वो कह रहे हैं कि सरकार न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल दे रही है और इससे आप तय करना चाहते हैं कि जज कौन बने ताकि जुडिशरी देश की कैसे चलती है उस पर सरकार हावी हो जाए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मैं स्वयं खुद हम न्यायपालिका की गरिमा आजादी का पूरा सम्मान करते हैं। इस पूरे मामले में कोई न्यायपालिका बनाम सरकार बिल्कुल नहीं है। ये विषय 24 साल से चल रहा था। 4-5 बार इस तरह के संशोधन के प्रयास हुए, वो नहीं पूरे हुए। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, वेंकटचलैया कमीशन की रिपोर्ट, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। और आपको बताऊं, स्वर्गीय जस्टिस JS वर्मा जिन्होंने स्वयं कॉलेजियम सिस्टम का जजमेंट लिखा था, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि इस जजमेंट के बारे में जो हमारा उद्देश्य था पूरा नहीं हुआ, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, कई न्यायविदों ने कहा है। तो 24 साल से जो हुआ, और एक बात आप समझिए, दोनों सदनों ने एक भी खिलाफ में वोट नहीं दिया। क्योंकि सूट करता है आप लोगों को, नेताओं को सूट करता है। मैं पहले बता दूं आपको, इस बात को समझिए कि पूरी बात आप जान ले तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए कम, आपके दर्शकों के लिए अधिक बता रहा हूं। नेशनल जुडिशियल कमीशन के चेयरमैन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नंबर 2, नंबर 3 जज उसके मेंबर हैं। जो एमिनेंट पर्सन्स बनेंगे वो प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता मिलकर तय करेंगे। रेगुलेशन बनाने का काम कमीशन करेगा, जिसके चेयरमैन भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जजों के नाम की शुरुआत हाई कोर्ट से वहां के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, 2 जजेस से पूछ के, और बाकी अन्य जजेस से जो रेगुलेशन तय करेगा। तो न्यायपालिका की गरिमा और उनकी प्राइमेसी पूरी इसमें है। एक बात जरूर है कि 93 के फैसले में उन्होंने कह दिया था कि पहले था कि राष्ट्रपति न्यायपालिका से सलाह करके निर्णय करेंगे, उसको यह कहा गया कि न्यायपालिका चुनेगी राष्ट्रपति सरकार से सलाह करके। तो 50 से 93 तक एक ही कानून था। फिर मैं बताया 24 साल से प्रक्रिया चल रही थी। नेता कम, लॉ कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के चेयरमैन थे कौन? जस्टिस वेंकटचलैया, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने भी कहा था 2003 में कि बनना चाहिए। देश के जाने माने वकील, जूरिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट फाली नरिमन का हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी तरीके से बैकडोर से एंट्री करते हुए न्यायपालिका पर कब्जा जमाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो एमिनेंट मेंबर्स होंगे इस कमीशन के, वो भी काफी हद तक सरकार ही तय करेगी। पूरी तरीके से उस पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं होगी तय करने के लिए कि कौन आएगा। उन्होंने कहा कि आपकी मंशा में खोट है, उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं नरीमन साहब का बहुत सम्मान करता हूं, देश के बहुत बड़े गुणी न्यायविद हैं, मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन सरकार की ओर से मैंने कई जूरिस्ट को बुलाया था, जिसमें नरीमन साहब भी थे। वहां कई लोगों ने सर्वानुमति से कहा, एक स्वर से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। अब किसी के चैलेंज की बात है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि ये 24 वर्ष से चल रहा था और उसके आधार पर निर्णय हुआ है। हम न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान करते हुए, उनकी प्रमुखता को मेंटेन करते हुए ये कमीशन बनाए हैं। फिर आपने कहा कैसे आप कहते हैं सरकार तय करेगी? वहां बैठेंगे भारत के प्रधानमंत्री, वहां बैठेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, वहां बैठेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता अथवा बड़ी पार्टी के नेता। तो वहां भी भारत के चीफ जस्टिस की पूरी भूमिका है। पर वही वो कह रहे हैं, वो चाहते थे कि चीफ जस्टिस ही और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो तय करें कि एमिनेंट सिटीजन्स कौन आते हैं, ताकि जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपको जो सूट करता है आप उसको लेके आएंगे। नहीं, देखिए, इसके पीछे एक तर्क है कि भारत के प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं, 121 करोड़ लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्षमता नहीं है कि वो मुख्य न्यायाधीश के साथ एमिनेंट लोगों को चुनने में सहयोग कर सके। भारत के विपक्ष के नेता या बड़ी पार्टी के नेता आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अभी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकते हैं। जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका मानना है कि यह संविधान के खिलाफ जाता है, अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, चैलेंज होगा तो सरकार हार जाएगी। अब देखिए, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने का हर को अधिकार है। सरकार भी अपनी बात कहेगी, राहुल कंवल भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? पर आपको चिंता है कि स्ट्राइक डाउन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आपके इस बिल को, आपके इस एक्ट को? नहीं, हमने इस पूरे बिल को 2 बातें, संसद के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप बनाया है। 24 साल से जो कम से कम 4-5 संविधान संशोधन और कम से कम 8 कमेटियों की रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और जजेस रहे हैं, उनकी अनुशंसा के आलोक में बनाया है। और इस पूरी प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी, ये मुझे कहना है।
जो इस बार का सत्र खत्म हुआ, काफी लंबा सत्र था, लेकिन एक चीज जो निकल के आई वो ये कि चूंकि सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इस वजह से जो आपका रिफॉर्म एजेंडा है, ग्रोथ एजेंडा है, जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो तो ठप है, कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा है। इंश्योरेंस बिल आपने इतनी कोशिश की, कुछ कर ही नहीं पाए पास आप। देखिए, ऐसा नहीं है, ये भी सोचना पड़े। तो आप इस बात के लिए मोदी सरकार को साधुवाद दीजिए कि 1.5 महीने सत्र चला, इतनी अच्छी चर्चाएं हुई, और लोकसभा राज्यसभा में इस नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल पर जो चर्चा हुई, आपने देखा कितने स्तर की। अब जो आपने इंश्योरेंस वाली बात कही है, हमारी अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी उसमें सहयोग करती। राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, उनकी इच्छा थी, हमने सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया है। सेलेक्ट कमेटी से रिकमेंडेशन आएगा, हम फिर कार्रवाई करेंगे, तो 2 महीने में आ जाए, हमारी अपेक्षा है। तो संसद में यह सच्चाई है कि हमें लोकसभा में अपार बहुमत है। जनता ने हमें 282 और एनडीए को लेकर 340 प्लस दिया है। राज्यसभा में हम नहीं है, कोशिश करें। और आपको इस बारे में क्या कहना है आपका कि कांग्रेस जिन बिलों को, जिन मुद्दों को पहले सपोर्ट कर रही थी जब उनकी सरकार चल रही थी, अब उन्हीं में कुछ ना कुछ वो खोट ढूंढ रहे? अब इसका जवाब को कांग्रेस से पूछना चाहिए। पर आपने भी तो ऐसा ही किया था, गैर जिम्मेदाराना बर्ताव आपका भी था जब आप विपक्ष में थे। अब वही गोली वो आपको दिखा रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना सर्टिफिकेट तो आप बहुत जल्दी दे देते हैं। हाँ। देखिए, हमने आपको बता दूं, आपने इंश्योरेंस बिल की बात कही, एनडीए सरकार में हम स्वयं लाए थे इसको 49%। उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं मानी थी, फिर बाद में ये विषय आया, फिर आपने बहुत अपोज किया, फिर आखिरकार जाके माने। क्षमा करिए, स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन आया। उसके बाद अंत में चिदम्बरम साहब से सुषमा जी ने कहा, नवंबर हो गया था, कि अब 2 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, इसका फैसला नई सरकार को कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जान लीजिए, देश को आगे बढ़ना है ना, तो रिफॉर्म भी करना है। देश को आगे बढ़ना है तो कई नई चीजें भी करनी है। मोदी जी 2 बातों पर बहुत उनका बल रहता है। एक, गुड गवर्नेंस। जैसे आज मैं आपको बताऊं, मैं देश का आईटी मिनिस्टर भी हूं। अभी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने 2 घंटे का लिया प्रेजेंटेशन, जो देश की डिजिटल क्रांति की योजना है। आज मैं कह सकता हूं 2002-3 में वाजपेयी जी की सरकार में जो मोबाइल क्रांति हुई उसमें भी इन्वॉल्व था। आज देश एक डिजिटल क्रांति के कगार पर बैठा हुआ है, और उससे देश में बहुत क्रांति होगी। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये हमारी योजना है, हम उसको आगे ले जा रहे हैं। एक मुद्दा जो बड़े तरीके से उठा सर, वो था सांप्रदायिक पारा बढ़ने का। कांग्रेस ने कहा कि जब से सरकार आई तब से उत्तर प्रदेश में खासतौर से सांप्रदायिक पारा बढ़ गया है। आपकी पार्टी, संघ परिवार के लोग लव जिहाद का नारा लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कूद गए। उनका कहना है कि मुसलमान समुदाय के भीतर एक साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को पटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। अब आपने चर्चा की नेशनल जुडिशियल कमीशन पर, वही तो अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। क्यों नहीं, क्षमा करिए, मैं आपसे अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं, और मेरा भी यही मानस था कि आप मुझसे जब पूछेंगे, आप पूछ रहे हैं। तो ये जो पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर राजनीति करती रही, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा में, बाकी जगह, इतना महाराष्ट्र में, गुजरात में सफाया हो गया, फिर भी नहीं सोचती है, क्योंकि बुरी तरह से हारे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार क्या कर रही है, आपको बताने की जरूरत है क्या? इतने राइट सरकार अगर चाहे तो राइट रोक सकती नहीं रोक सकती है। छत्तीसगढ़ में राइट होता है क्या? एमपी में होता है क्या? गुजरात में होता है क्या? अगर आपके अंदर संकल्प होना चाहिए, लेकिन अगर जान के स्थानीय प्रशासन डबल स्टैंडर्ड से काम करेगा तो कठिनाई होगी। क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, संघ पर, कि आप लोग भी कम्युनल टेंशन जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि 44 पर आ गए, तो 44 पर आने का दर्द है। ये नहीं सोचते हैं कि यहां क्यों आ गए, अभी भी वही पुरानी पॉलिटिक्स से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके साथ कोई बहस में नहीं पड़ने वाले। जनता हमारे क्रेडेंशियल्स को जानती है, जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई को जानती है, और जनता उस पर विश्वास करती है। राहुल गांधी ने बयान दिया, कहा कि इस सरकार में केवल एक आदमी की आवाज है जो सुनी जाती है, बाकी सबकी आवाज बंद है। अब मैं क्या बोलूं, सुना था कि कांग्रेस में उनकी आवाज सुनी जाती है, वैसे आजकल लोग कम बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी की आवाज चलती है। देखिए, मैं राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनको उचित लगे तो एक सलाह दूंगा। वो नौजवान है ना, मेरी शुभकामना है, उनकी पार्टी की हालत 44 की क्यों हुई, इसके बारे में ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करें। कांग्रेस पार्टी बड़ी है, प्रतिपक्ष की मजबूत पार्टी है, तो शायद ईमानदारी से काम करेंगे तो लगेगा कांग्रेस पार्टी में सुधार की दौड़ पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बयान दिया और कहा कि कुछ ह्यूमर की जरूरत है, कुछ व्यंग होना चाहिए।
उसके बाद हमने बयान सुना कि जो आरजे हैं, जो कि एमपीज का मजाक उड़ाते हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। देखिए, मैं किसी पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा जो भी सोचते हैं उनको एक सलाह दूंगा, बिना व्यंग, हास्य और टीका के लोकतंत्र नहीं चलता। और राजनीति में जो है उनको व्यंग, हास्य को एंजॉय करना चाहिए। और मीडिया वालों पर भी कभी व्यंग हो तो उनको भी आप तो हम पे तो कटाक्ष करते ही रहते हैं, उनको भी हंसना चाहिए। हाँ, हम तो हंसते ही रहते हैं, आप तो लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। देख लीजिए, आप जब बात करेंगे तो हम पर कटाक्ष करेंगे, तीखे सवाल करेंगे। अगर हमने आपसे हल्की सी बात कर गई तो आप चिढ़ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल है राहुल, कमाल है साहब, कमाल है। एक चीज और हम जानना चाहेंगे खत्म करने से पहले, पाकिस्तान में हमने बयान सुना वहां के फॉरेन सेक्रेटरी का, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत किया इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बयान देके। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वॉर चल रही है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि ये सरासर गलत है। आपको लगता है फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात से पहले थोड़ा माहौल बिगड़ गया? प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो जिम्मेदारी से कहा है ना। अब क्या राहुल कंवर और आज तक को इसके लिए अन्वेषण करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रमोशन नहीं करता? क्या करता ही है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के प्रति हमारी दोस्ती की चाहत यह है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सबको बुलाया गया, उनको भी बुलाया गया, अच्छा हुआ वो आए, एक नई कोशिश की। पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद के सारे सूत्र वहां क्यों मिलते हैं। आज वही परेशान है, लेकिन अंतर क्या है, वहां जो कुछ तत्वों के द्वारा आतंकवादियों को प्रश्रय मिलता है, समस्या उससे होती है। और मोदी जी ने यही तो कहा है, इसमें गलत कहा है। क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है कुछ रुख में या अभी नहीं? अब इस बारे में तो विदेश सचिव की बात होगी, देखा जाएगा। हम हमेशा क्या कहते हैं, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है ना, हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े। वहां के, मैं पाकिस्तान गया हूं, वहां के अवाम के लोग बहुत ही अच्छे हैं, भारत से दोस्ती का पैगाम चाहते हैं। लेकिन दीवार क्या है? दहशतगर्दी की दीवार है। और दहशतगर्दी के सूत्र पाकिस्तान में ऐसी जगहों पर है जहां कहीं ना कहीं शासन के कुछ तत्वों का आशीर्वाद मिलता है, वो खत्म होना चाहिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती हो, लेकिन जब तक ये दीवार रहेगी कठिनाई होगी। आपने हमें वक्त दिया रविशंकर प्रसाद जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।